देवकी अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। वह बचपन से ही माता पिता के लाड़ प्यार में पली बड़ी है। हर काम परफेक्टली करती। पढ़ाई में भी वह अव्वल थी। हमेशा कक्षा में टॉप पर रहती। पर उसके पिता का मानना था कि जितना पढ़ना है पढ़ लो, पर नौकरी करने की मत सोचना, क्योंकि लड़कियों को जब शादी हो जाए तो अपने ससुराल वालों के हिसाब से रहना होता है। इसीलिए वे जैसा चाहे वैसे ही रहना। हालांकि देवकी की माँ का भी सोचना था कि लड़की हुई तो क्या हुआ, वह कोई कठपुतली थोड़ी ही है। उसके सीने में भी दिल धड़कता है। वह भी इस दुनिया में जीने के लिए ही जन्मी है, ना कि शादी करके ससुराल वालों की मनमर्जी की कठपुतली बनने के लिए। लड़की की शादी करना उनकी नज़रों में अंतिम लक्ष्य नहीं था, पर वे खुद देवकी के पिता और उनके परिवार के समक्ष सदैव एक जीती जागती कठपुतली ही बनी रही। पर किससे क्या कह पाती। लेकिन पिता तो परिवार के कर्ता धर्ता थे। वे यही चाहते थे कि अपने घर में जाकर सुख से रहना, चाहे जैसा भी चाहे वैसा करना, नौकरी करना या घर संभालना। इकलौती बेटी देवकी बार बार जिद करती, बाबूजी, जब मैं घर गृहस्थी में फंस जाऊंगी तो कितनी तैयारी कर पाऊंगी। वह उन्हें मनाते हुए बोलती, बाबूजी, फिर तो कई जिम्मेदारियां मेरे सर पर होगी, इसीलिए पहले मुझे जॉब में सेटल होना है। फिर समय कहाँ होगा, बाद में शादी के लिए सोचिए। आजकल आत्मनिर्भरता लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। क्या पता मुझे कैसी कठिन परिस्थितियों से दो चार होना पड़ेगा। बिटिया शुभ शुभ बोल, तेरे बाबूजी जो निर्णय लेंगे तेरे बारे में वह ठीक ही होगा, देवकी की माँ कहती। पर पुरानी विचारधारा वाले उसके पिता उसकी बातों का मर्म ना समझते। उन्हें बस सियानी होती बेटी की चिंता खाई जा रही थी। जैसे ही उसने एमबीए में प्रथम श्रेणी से किया, पिताजी उसकी शादी तय करने में लग गए। देवकी ने कभी पिता द्वारा तय की गई सीमाएं मर्यादाएं ना लांघी थी, पर फिर भी उन्हें सियानी बेटी के जल्द से जल्द हाथ पीले करने की पड़ी थी। उन्होंने घर लड़का देखा और रस्म कराए। उन्होंने देवकी को बताया कि लड़का पढ़ा लिखा और नौकरी करता है, बस शादी तय हो गई। देवकी ने अपने पिता को बहुत समझाया, मिन्नतें की, रोई गाई, हाथ जोड़े, पर उसकी कौन सुन रहा था। हमारे देश में तो हर दूसरी तीसरी लड़की के साथ यही होता आया है। पिता ने खूब रुपया पैसा जेवर देकर और लड़के वालों को खूब स्वागत सत्कार सौगातें देकर विदा किया कि अब तो बेटी सुखी रहेगी। लेकिन देकर भी किसी को खुश किया जा सकता है, कभी नहीं। शादी होकर देवकी ससुराल आई तो वहाँ का माहौल पिछली सदी में जीने वालों का ही तरह था। इतने अच्छे संस्कार और शिक्षित लड़की जब विवाह के बाद यहाँ अपने ससुराल में आई तो एक एक रुपए की किल्लत थी। एक एक रोटी पर क्लेश हो जाता था कि ज्यादा क्यों बनाई। दूध दही फल फूल मिठाई पर पहरे थे। ना उसके हाथ में रुपया पैसा होता था, ना ही वह बाहर कहीं जाकर कुछ खरीद कर ला सकती थी। घर में किसी भी प्रकार की कमी ना थी, पर पहरे हजार थे। वह एक तिनका तक अपनी मर्जी से इधर से उधर कर सकती थी। हर वक्त सास ननद की मौन कठोर निगाहें उस पर डटी रहती थी। रसोई में भी स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग व्यंजन होता था। देवकी पर तमाम तरह की रोक टोक थी और वह यह सब करने में उसकी सास सबसे आगे रहती। साथ ही देवकी को बहुत अधिक पर्दा करना पड़ता था। इतनी रोक टोक के बाद अब तो वह ना होते हुए भी चुप रहने लगी थी। जसकन भी सिर्फ सोने से पहले एक आध बात करता और किसी गुड़िया की तरह उसे अपनी बाहों में खींचता और उसके शरीर से अपना दिल बहला लेता। वह सोचती रह जाती कि यह कहूँ वह कहूँ, और उसका पति खराटे भरता सो जाता। वह चारों खाने चित सोता और देवकी अपना तकिया बिल्कुल किनारे लगा सिकुड़ी सिमुटी आंखें खोले रात रात भर उन्नीदी सी पड़ी सोते जाग बिता देती। ना उससे कोई सुख दुख की पूछता, ना उसके दिल की। पर किसी और से तो दिल की बात करना तो दूर की बात थी। खाली समय मिलने पर
अपनी मित्र मंडली में बैठकर ठाके लगाता या परिवार के साथ बैठता। उसके पिता ने अपने ख्यालात जैसा ही परिवार उसके लिए ढूंढा था। कहीं बाहर आना जाना तो दूर, वह तो घर की बैठक में बैठ भी नहीं सकती थी। दिन रात साड़ी और घूंघट में लिपटी हुई कठपुतली बन चुकी थी वह। इन हालातों में क्या होता सिवा इसके कि धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा। उसके सामने भारी असमंजस हुआ बनकर खड़ा था। क्या करे क्या ना करे। ऊपर से कभी माँ से बात होती तो उसकी माँ उल्टा उसे ही समझाती कि सब ठीक हो जाएगा बेटा। यदि उनमें इतनी हिम्मत होती और उनका वंश चला होता तो वे उनके पिता को पहले ही कदम पर रोक देती। वे खुद जाकर अपनी बेटी के भावी ससुराल का माहौल जाकर देख कर आती। पर वे खुद आज तक देवकी के पिता के सामने कठपुतली बनवाकर रखी गई थी। लेकिन सही गलत का फर्क समझने वाली देवकी आज की शिक्षित लड़की थी। उसे पता था कि आंख में इज्जत होनी चाहिए और दिल में ईमानदारी और अपनों के प्रति प्यार, बाकी तो दिखावा ही है। देवकी की शादी को 1 साल के लगभग होने को आया था। उसे मायके जाने दिया जाता तो बस 2 दिन के लिए। उसके ससुराल वालों की वही सोच थी कि मायका तो अब तुम्हारे लिए पराया घर हो गया और कहीं घूमने फिरने भी उसका पति उसे अपने संग अकेले लेकर नहीं जाता। सास का कहना था कि अब तो तुम्हारा घर यही है, इसीलिए जिस भी हाल में रहो यही जीना और मरना यही। वे कहती कि खुद मैं भी तो ऐसे ही रहती आई थी। तुम हमारे घर की इज्जत हो, तुम्हारा ख्याल तो हम रखेंगे और तुम्हें हमारी इज्जत मान का ख्याल रखना चाहिए। वे सब यही कहते बार बार। यह कभी न कहते कि देवकी के पति को उसका ख्याल रखना चाहिए, उसकी रक्षा करे, उसकी सुरक्षा करे। कहीं पति के साथ जाती तो उसकी सास की परछाई, सास परछाई की तरह ही उसके साथ रहती। उसके पति का हाल यह था कि उसे तो रात बिस्तर में पड़ी एक स्त्री चाहिए थी जिसके शरीर से वह अपने मनपसंद तरीके से खेल सके। साथ ही चाहता कि वह उफ तक ना करे, ना अपने दिल की कहे सुने। सास का कहना था कि अब तो तुम्हारा घर यही है, इसीलिए जिस भी हाल में रहो यही जीना और यही मरना है। खुद मैं भी तो ऐसे ही रहती आई थी। तुम हमारे घर की इज्जत हो, तुम्हारा ख्याल भी रखने वाले हम हैं। और वे कहते कहते रह गई थी। और क्या माँ जी? घबराई हुई देवकी ने पूछा था। और यह कि तुम हम सभी का ख्याल रखोगी। आखिर बहू हो, अंतिम समय में बहू को ही सारी सेवा, हाथ पैर दबाना, जो बिस्तर पर पड़ गए तो और सब निस्तार भी करना होता है। सास ने बड़ी ही बेबाकी से उन दोनों की तस्वीर पेश की। वे सब ऐसे ही अनेक बातें उससे कहते बार बार। ऐसे में देवकी का जीना दूभर हो गया। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारी सास भी तो माँ समान है, उनसे अपनी परेशानियाँ कहकर देखो बेटी। एक स्त्री तो दूसरी स्त्री का दर्द समझ सकती है। देवकी भी माँ के कहे अनुसार उनकी बात मानकर एक दिन अपनी सास के पास जा बैठी। उसने अपनी परेशानियां सासू माँ से कही, लेकिन होना क्या था, एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे वे सब। वह खुद उसकी परेशानी समझने और उनका समाधान करने की बजाय जाकर अपने लड़के से सारी बात बढ़ा चढ़ा कर कह आई। बहू ने अपनी माँ समान सासू को अपने मन की बताना चाही थी तो उन्होंने उन बातों को अपने तरीके से और नमक मिर्च लगाकर सब घर को बताकर तिल का ताड़ बना दिया। यह सब सुनकर देवकी का पति जसकन बिखर गया। उस दिन देवकी पर जब सबके सब बिखर पड़े, देवकी 2 दिनों तक भूखी रही। ना उसने खाया, ना किसी ने पूछा कि उसने खाया पिया है या नहीं। सब खा पीकर अपने में व्यस्त हो जाते। कोई ना पूछता कि उसके पेट में कुछ गया या नहीं।
आखिरकार तीसरे दिन देवकी ने बहुत ही दुखी हृदय से खुद को ही मनाते हुए खाना खाया। काम तो घर के करने ही थे, चाहे कुछ भी हो जाए। कमजोरी में तो काम भी नहीं होने थे। उसके पति जसकर ने आदेश दिया कि यहाँ रहना है तो जैसे हम कहें वैसे ही रहना पड़ेगा, जैसे हम रखे वैसे ही रहना होगा। जो जितनी रीति रिवाज परंपराएं हैं सबका पालन बिना कुछ कहे करना होगा, वरना अच्छी तरह समझ लो, वरना उठाओ अपने दिल के ख्वाबों की पोटली और हमेशा के लिए चली जाओ। देवकी के पति ने सख्ती से कहा और आगे बोला, जो मेरी माँ करती आई है वह तुम्हें भी करना होगा। होगी पढ़ी लिखी पर घर वालों को पढ़ाई की धौंस ना दिखाना। यहाँ आज्ञा पालन और दासी होने का बोध था, न कि मर्यादाओं के पालन करती उसकी अपनी पत्नी होने का दर्प। देवकी को पति और सास के ऐसे बोल नागफनी के महीन कांटों से चुभे। उसने ऐसे दबाव में कभी काम नहीं किया था। सांस तक नहीं ली जा रही थी इतनी घुटन में उसकी सास ने भी उस पर गुस्सा निकाला था। तभी उसके पति ने नागफनी के कांटों के समान महीन तंज के कांटों से एक बार खुद भी उसे बींधते हुए कहा, ओ हाँ, तुम्हें अकेले क्यों जाना है? उसका एक कारण तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ। कोई होगा पुराना यार तो उसके साथ भी जा सकती हो, अगर कोई हो तो चली जाओ। यहाँ एक अस्त्र था पुरुषों वाला जिसे वे ऐसे समय पर चलाकर लहूलुहान करते हैं। अब किसी भी तरह वे उस पर लांछन लगाकर उसका पक्ष कमजोर पाए। वह जानता था कि चरित्रहीनता का आरोप लगाना एक ऐसा अचूक अस्त्र है जिससे देवकी नाम की क्या दुनिया की कोई भी स्त्री नाम की चिड़िया हो उसके पर बिंधने से बच नहीं पाएंगे। अपना तन मन और पिता का धन भी समर्पण करके पति और उसके घर वालों से यह आरोप पाई थी। चरित्र पर कीचड़ उछालकर वे स्त्री को बेबस करना जानते हैं, पर यहाँ ऐसी निकृष्टता का काम पति के साथ उसकी माँ ने भी किया था। यद्यपि उसने पति से भी प्यार से ही बात की थी, पर वह तो उन्हीं संस्कारों में सदा से जीता आया था जो उसके घर में थे। इसीलिए उसे क्या फर्क महसूस होता। वह सरकारी नौकरी में था जिसका उसको और उसके घर वालों को भारी घमंड था। देवकी को मानसिक या शारीरिक सपोर्ट करने वाला अब कोई मददगार नहीं था। देवकी को दिन में सैकड़ों काम होते थे जो उसने कई बार तो अपने मायके में किए भी ना थे। वे सब भी उसे उस घर के अंदर रहकर करने पड़ते थे। देवकी भले पति से सच्चे दिल से प्यार करती थी और हर हाल में निभाना है वाला मंत्र याद करा करके बाबुल द्वारा डोली में बिठाई गई थी। परंतु पति तो आम पुरुषों की तरह देवकी से बिस्तर वाला प्यार करता था। बाकी उसकी शकल अकल क्या है कैसी है अंधेरे में कोई फर्क उसे नहीं पड़ता था। इससे उसे कोई खास मतलब नहीं होता था कि उसकी पत्नी कठपुतली नहीं है और उसे मानसिक स्तर पर भी तालमेल चाहिए। वह बहुत से मसलों पर उससे बेहद बेहतर राय दे सकती थी। उसके कंधे से कंधा मिलाकर आर्थिक सहयोग भी करके घर को समृद्ध कर सकती थी। वह तो अपनी ही अकड़ में डूबा हुआ रहता था। सकल सूरत से अच्छा दिखता था, इसीलिए ज्यादा अकड़ थी। देवकी के पति और घर वालों की मान्यता थी वही कि पत्नी पर सिर्फ और सिर्फ पति का ही हक होता है। उसका मानना था कि पत्नी बनी ही उसके लिए है, उसका जन्म सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए हुआ है। वह उसके साथ जैसा चाहे सलूक करे, वह यही सोचता है। वह 90 साल की बूढ़ी भी हो जाए तब भी उसकी अर्थी सजकर निकलने तक वह उसके शरीर को भोग सकता है और उसके तन मन धन पर पूरा अधिकार रख सकता है। कलाई मरोड़ देना, देवकी के नाजुक बदन पर ऐसी चुटकी भरना कि वह दर्द से बिलबिला जाए। जैसे पीड़ा देने वाले काम तो जसकन के लिए मामूली सी बात थे,
देवकी के पति को यह भी न लगता कि उसने कितनी बड़ी बदतमीजी की है कि उसकी पत्नी को इससे पीड़ा होती होगी। देवकी के चेहरे पर पीड़ा की लकीरें देख भी उसे कोई तकलीफ महसूस नहीं होती थी। वह अपनी माँ की तरफ देखकर ऐसे समय दांत दिखाकर हंस देता था। कहते हैं कि विवाह के लिए लड़के की आय और लड़की की सुंदरता देखनी चाहिए, लेकिन लड़के का अच्छा व्यवहार क्यों नहीं जरूरी होता। पति अच्छे व्यवहार वाला, सभ्य और शरीफ हो। आज के समय में ये कैसे पता लगाया जाए। लड़के का मन व्यवहार शराफत देखने जानने के लिए कौन सा चश्मा लगाया जाए। लड़की के माता पिता आज भी नहीं समझ पाते। विवाह के पहले का व्यवहार इतना सुबरान तरीके का और शरीफ होता है कि देखने वाले माँ बाप बुरी बुरी प्रशंसा करते नहीं थकते। लेकिन रूप तो बदल जाता है विवाह उपरांत, जब लड़की की आंखों में आंसू होते हैं और जुबान छिन जाती है। वह उड़ा हुआ रूप रंग लेकर 6 महीने बाद घर वालों का नकाब उतरने की असलियत देखकर लौटती है। यह आपको समाज में अक्सर ही देखने को मिल जाएगा। जस्कन के ज़्यादा भाव खाने का एक कारण यह भी था कि वह सरकारी नौकरी में था, जिसका उसको और उसके घर वालों को भारी घमंड था। जबकि यह नहीं पता था कि उसको की शक्ल भी अच्छी हो, नौकरी भी हो, पर काली खुलने के बाद कुछ नहीं रहता। लोग थूकते हैं उनके कारनामों पर जब वे दूसरे घर से आई हुई लड़की को अपनापन नहीं दे पाते, उनके साथ गुलामों जैसा बर्ताव करते हैं, उन्हें मान सम्मान नहीं दे पाते। तब जो लोग उनको हिकारत की नज़र से देखते हैं, तब सारी चमक दमक और स्मार्टनेस धूल में मिल जाती हैं। देवकी का अब कोई मददगार नहीं था। देवकी को दिन में सैकड़ों काम होते थे जो उसने कई बार तो अपने मायके में किए भी ना थे। वे सब भी उसे घर में, उस घर के अंदर रहकर करने पड़ते थे। और तो और घर के किसी सदस्य को कभी कभार वे जरा देर के लिए मोबाइल पर या माँ या सखियों से बात करते या बैठक में बैठी टीवी देखती हुए कभी किसी को मिल जाती तो सभी की भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाती। सब ताने उल्हाने देने पर उतर आते कि तुझे बिगाड़ने में इन सब चीज़ों, इन गैजेट्स का ही हाथ है। वह जानना चाहती थी हर बार कि वह कब बिगड़ी है, उसने ऐसा क्या कृत्य कर दिया है। बात ही तो कर रही है अपनों से, पर आवाज़ उसके होठों तक आकर वापस दिल में ही एक मरोड़ के साथ कैद हो जाती। वह सोचती कि जैसा आप लोग चाहते हो वैसे ही तो रह रही हूँ, ताकि मेरे माँ बाप का नाम ना खराब हो। उसने अपने पति जस्कन से एक दिन अपने मन में जमी हुई शिकायतों का खुलासा बातचीत डिस्कशन के जरिए से करना चाहा कि हमेशा वह ऐसे कैसे रह पाएगी। वह छुट्टी का दिन था। उस समय वह चाय का गिलास लेकर पति के पास टेबल पर रखकर जाने लगी तो उसने देवकी का हाथ कसकर पकड़ लिया और अपनी ओर खींचने लगा। इधर आओ देवकी। उसके स्वर प्रेम पगे थे, पर यह केवल मुलम्मा चढ़ा है। यह देवकी क्या उसे बनाने वाला ईश्वर भी नहीं बता सकता था। तब उसने पति का मूड अच्छा जानकर उसने जस्कन से कहा कि सुनो ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। उसने सशंकित होते हुए देवकी को देखा। तब देवकी ने हिम्मत करके कह दिया, मैं आपसे यह कहना चाहती थी कि बहू का अपनी ससुराल में आकर अपने परिवार की इज्जत मान सम्मान बनाए रखना अलग बात है। वह तो मैं पूरी तरह से मानती हूँ, निभाने का सदैव प्रयास करती हूँ, पर शिक्षित होकर अपने पति से सही गलत पर चर्चा करना और बात भी करना एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पति पत्नी के बीच इससे आपसी समझ बढ़ती है। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे किसी से बात करने ना देना, कहीं अकेले आने जाने ना देना, चाहे वह बाजार ही क्यों ना हो। टीवी पर कुछ देखने पर भी रोक टोक क्यों है। पहले भी तो मैं पढ़ाई के लिए कॉलेज और बाहर जाया करती थी।
विवाह के बाद ये घर और आप सभी मेरे अपने हैं, तो मुझे भी अपने हिसाब से थोड़ा सा स्पेस बनाने दीजिए ना। थोड़ा सा अपने मन मुताबिक रहने दीजिए। काम के अलावा मुझे जीने के लिए और भी तो कुछ मोटिवेशन चाहिए, जो सभी घर के सदस्य को मिला हुआ है। केवल मुझ पर ही बंदी से क्यों है। तब उसके पति जस्कर ने उसकी बात को अपनी तौहीन और बहस माना। उसको भारी गुस्सा आया और उसने अपने सामने डटी खड़ी देवकी को परे हटाते हुए एक जोर का धक्का दिया। पर वह धक्का देवकी पर कहर बनकर पड़ा। वह धक्के के जोर के सामने रखी टेबल से टकरा गई। वह मुंह के बल टकराई थी और उसकी जीभ उसके ही दांतों और टेबल के कोनों की नोकदार लकड़ी से कटकर एक ओर गिरी। पीड़ा से छटपटाती वह ना जाने कब तक सिसकती पड़ी रही, फिर बेहोश हो गई। किसी ने उसे आकर नहीं उठाया, बल्कि दूसरे कमरे में बातें चलती रही कि अब कैसे बचा जाए। यह वही पति था जो अपनी ज़रूरत पर उसके प्यार में बेसुध होने की दुहाई देता था, लेकिन काम करते ही वह सब भूल जाता था। और तो और घर के किसी सदस्य को कभी कभार वह मोबाइल पर माँ या सखियों से बात करते या बैठक में बैठी टीवी देखती, कभी किसी को मिल जाती तो सभी की भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाती थी। सब ताने उन्हाने देने पर उतर आते कि तुझे बिगाड़ने में इन सभी चीज़ों गैजेट्स का ही हाथ है। वह जानना चाहती थी कि वह कब बिगड़ी है, तो इसमें क्या बुराई थी। उसके पिता को बुलवाया गया और देवकी के समक्ष से कह दिया गया कि देवकी के फिसल कर गिरने से यह हादसा हो गया। अब वह सचमुच ही चुपचाप मौन बहू बनकर रह गई। उसके पिता को इस सूचना के बाद आकर उससे सामना करने पर बेहद अफसोस हुआ। वे उसके दुख और तकलीफ को महसूस करके पहली बार रोए जब देवकी के साथ यह हादसा घटा और उसने घर छोड़ा था, तो वह 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। ससुराल में उसकी जीभ कटने के बाद उसके पिता आ पहुँचे तो कहा सुनी होना स्वाभाविक था। देवकी के बाबूजी ने जवाब तलबी की, उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। वे जानना चाहते थे कि ऐसा किसने किया जिसकी वजह से हुआ। बात पुलिस तक ले जाने की उठ चुकी थी, पर माता पिता के इशारे पर देवकी के पति ने अपने ससुर से पैरों पर पड़कर माफ़ी मांग ली। उसने अपने हाथ में शिवलिंग जी को लेकर कसम खा ली कि इतना बड़ा हादसा सिर्फ अनजाने में ही हो गया, सिर्फ गुस्से के चलते यह सब हो गया। उसने बार बार माफ़ी मांगी क्योंकि उसके साथ उसके माता पिता के भी होश उड़ गए थे कि अब उन्हें जेल की चक्की पीसने से यदि कोई बचा सकता है तो वे देवकी के पिता ही थे। मतलब परस्ती का इससे बड़ा उदाहरण और कहाँ मिलता कि देवकी से उसके अकड़ू पति ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। पर अपनी बेटी की हालत देखकर देवकी के बाबूजी का दिमाग काबू में न था। कोई और पिता भी होता तो उसका यही हाल होता। अपनी फूलों की तरह पाली गई बेटी को खून में लथपथ देखकर रमा शंकर का कलेजा हलक में आ रहा था। उन्होंने अपनी बेटी के इशारा करने पर कि बस यहाँ रहना नहीं है, मैंने जितना एडजस्ट कर सकती थी कर लिया, अब मुझे यहाँ रहना नहीं है, इसीलिए यहाँ से बस चलिए तुरंत। पुलिस को बुलाने की बात वहीं रह गई और रमा शंकर ने आनन फानन में टैक्सी बुलाई और जख्मी हालत में बेटी को लेकर तथा उसकी कटी हुई जीभ का टुकड़ा भी बर्फ में रखकर निकल पड़े। 1 घंटे के अंदर ही उन्होंने बेटी को इलाज के लिए देवकी को एडमिट कर दिया था। डॉक्टर ने बहुत कोशिश करने के बाद देवकी की कटी हुई जीभ के टुकड़े को जोड़ तो दिया, पर उसे भी आशा नहीं थी कि अब वह बोल सकेगी, क्योंकि इस सारे कांड में अब तक काफ़ी समय गुजर गया था। अब वह सचमुच ही चुपचाप मौन बनकर रह गई। उसके पिता को इस सूचना के बाद आकर उससे सामना करने पर
बेहद अफसोस हुआ। वे उसके दुख और तकलीफ को महसूस करके पहली बार रोए। वे समझ चुके थे, पर देर से, कि कुछ तो उसके साथ गलत हुआ है। पर देवकी ना अब बोल सकती थी और ना कुछ लिखकर देना चाहती थी। अब वह बताकर भी क्या कर लेती। देवकी के पिता अपनी भूल भी समझ चुके थे कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी गलत किस्म के ऐसे परिवार में कर दी है जहां घरेलू हिंसा को अपराध भी नहीं माना जाता था। सब कुछ देना और लड़के वालों की हर बात मानना भी काम न आया। बहुत भारी मन से दिल पर पत्थर रखकर वे उसे अपने साथ घर ले आए। बहुत इलाज के बाद भी डॉक्टर ने कह दिया कि अब देवकी कभी बोल नहीं पाएगी। बस थोड़ा बहुत भी जो वह बोल पाती थी उसे उसके अपने माता पिता ही समझ पाते थे। उसके गर्भ में बच्चा भी पल रहा था। इस हादसे के मानसिक यंत्रणा के कारण देवकी अपने बच्चे के आने की एक भी खुशी ना मना सकी। माँ बनना किसी स्त्री के लिए दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव होता है, पर देवकी के मन में जितनी खुशी थी उतना ही गम था। वह अब अपने बच्चे के पिता का मुंह तक देखना नहीं चाहती थी, जो सारी दुनिया के सामने उसका हाथ थामकर उसे अपने साथ गठबंधन करके पवित्र अग्नि के फेरे लेकर ले गया था। उसी ने इतने महत्वपूर्ण रिश्ते का महत्व नहीं समझा, तो अब क्या कहने जाए, किससे कहने जाए। कुछ लोग सिर्फ होती आई है शादी इसीलिए कर लेते हैं, पर दिमाग में होता है यही कि एक अदद काम करने वाली आएगी जिसके साथ पति बनकर उसके शरीर से भी मनमाना खेला जा सकता है। कानूनन वह कुछ भी रुख अख्तियार करके पत्नी नामक जीव के शरीर पर अधिपत्य पा गया है। लेकिन यह कितना गलत है कोई भी शिक्षित समझदार व्यक्ति समझ सकता है। फिर बहुत दर्द झेलने के बाद देवकी के पिता ने उसे सरकारी नौकरी का फॉर्म भरवाया और उसे तैयारी भी करवाई ताकि वह अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम हो सके, क्योंकि देवकी का कॉन्फिडेंस बहुत कम हो चुका था। इसीलिए काफ़ी परिश्रम के बाद वह उस घुटन से बाहर आ पाई। कुछ समय प्रयासों के बाद उसे सरकारी नौकरी मिल पाई थी। अब वह कंप्यूटर का ऐसा काम करने लगी थी जिसके लिए बोलने की जरूरत ही नहीं थी। काश कि देवकी के पिता ने यह कदम समय रहते उठा लिया होता तो देवकी की स्थिति ऐसी ना होती। काश उन्होंने देवकी का विवाह किसी अच्छे खुले ख्यालात वाले परिवार में किया होता। जाकर उन्होंने खुद 4 बार देखा होता कि परिवार की सोच कैसी है। आस पड़ोस में भी पता किया होता तो भी उनकी बेटी आज अपने घर परिवार में सुखी होती, उसका अपना खुशहाल परिवार होता। वे तो यही सोचते थे कि शादी के बाद बेटी अपने घर विदा होगी तो सब ठीक हो जाएगा। पर अब उस भूल को मन ही मन स्वीकार करते हुए वे रात रात भर चिंता और पश्चाताप में करवटें बदलते रहते। अब उन्हें पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिला था। की गई भूल के कारण देवकी के पिता को भारी अफसोस होता था, पर जीवन में एक बार उठाए गए ऐसे कदम और गुजर गया समय कभी वापस नहीं लौटाया जा सकता। देवकी के मन में बार बार सवाल उठता था कि आज भी हमारे परिवेश में, समाज में बेटियों और बहुओं के प्रति इतनी बंदिशें, इतनी कमतर सोच क्यों है कि सारे घर वाले मिलकर केवल उसी को दबाकर गलतियां नुक्ताचीनी करके कंट्रोल करके रखना चाहती हैं। पति की माँ भी एक स्त्री होती है और जमाने भर की बंदिशों से दो चार हो चुकी है, पर वह भी अपनी बहू के सर पर हाथ फेरकर उसे प्यार भरा आश्वासन नहीं दे पाती कि बेटी तुम अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ आई हो तो मुझे अपनी माँ से बढ़कर समझना। ना ही वह उसके दिल का दर्द समझ पाती, वरन खुद भी घर के अन्य लोगों के साथ मिलकर
प्रताड़ित करने में पीछे नहीं रहती और बेटे को चोरों का गुलाम कहकर उकसाने से बाज नहीं आती। कुछ बड़े महानगरों को छोड़ दिया जाए तो कमोवेश शहरों कस्बों में कहीं भी यह स्थिति मिल ही जाएगी। सोचिए, बहुत सोचिए, बार बार सोचिए कि ऐसे समाज और लोगों की मानसिकता को बदलने के लिए क्या किया जाए। अपनी लाडली बेटियां उन्हें सौंपने के पहले क्या क्या देखा जाए और उससे पहले बेटियों को कितना सक्षम बनाया जाना चाहिए।